Good morning students. I am Aruna Gupta, Associate Professor Economics, SPC गवर्नमेंट कॉलेज भी। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उत्पत्ति के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उत्पत्ति के नियमों के अंतर्गत ही तीसरा महत्वपूर्ण नियम था उत्पत्ति ह्रास नियम। उसी को आधुनिक अर्थशास्त्री परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से व्याख्या करते हैं। इसके पहले मार्शल ने उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या केवल कृषि के संदर्भ में की थी और वह भी उन्होंने गहन खेती के संबंध में, और जिसमें कृषि तकनीक में कोई सुधार नहीं होता है, उसके संबंध में उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या की थी। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास नियम को कृषि के साथ साथ सभी क्षेत्रों में लागू करते हैं और सभी साधनों का इसके अंतर्गत समावेश करते हैं और वो इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नाम देते हैं। क्यों परिवर्तनशील अनुपातों का नाम दिया है? क्योंकि इसमें एक या कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशील साधन का स्थिर साधनों के साथ अनुपात बदलता रहता है और उसका उत्पादन फलन के रूप में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी व्याख्या हम इसके अंतर्गत करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी कहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंदर कुछ साधनों के स्थिर रहते हुए परिवर्तनशील साधन की मात्रा बदलने के कारण उत्पादन में कमी आती है या सीमांत उत्पादन क्रमशः एक सीमा के बाद घटता जाता है, उसकी व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत की जाती है। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से आशय है कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं, कुछ ही परिवर्तनशील होते हैं और उनका अनुपात बदलता रहता है, उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम अल्पकाल से संबंधित है, क्योंकि दीर्घकाल में तो सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि साधनों के अनुपात बदलते रहते हैं। तीसरी चीज, इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी तकनीकी स्थिर रहती है, उस स्थिति में हम उत्पादन फलन की व्याख्या करते हैं। इसको समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है और उसकी सहायता से हम ये देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तनशील अनुपातों का नियम काम करता है। इसके अंतर्गत उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती है। हमें ये देखना है कि उत्पादक कौन सी अवस्था में रहता है और क्यों रहता है। देखिए, सबसे पहले तालिका टेबल के अंदर हमने स्थिर साधन लिया है भूमि, उसको हेक्टेयर के रूप में लिया है, उसकी मात्रा हर स्तर पर 1 हेक्टेयर स्थिर है। परिवर्तनशील साधन लिया है श्रम, उसकी इकाइयां क्रमशः बढ़ रही है, 1 2 3 4 6 7 8 9 वगैरह। इनके विभिन्न कॉम्बिनेशन से जो कुल उत्पादन टीपी है, टोटल प्रोडक्शन है, वो है 10 30 60, काल्पनिक उदाहरण है 80 90 90 80 60 30। इस तरह से इन दोनों के विभिन्न कॉम्बिनेशन से ये कुल उत्पादन प्राप्त होता है। सीमांत उत्पादन निकालना है। सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आ रहा है वो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। पहली यूनिट पर 10, दूसरे पर 10 से 30 हो गया तो मार्जिनल प्रोडक्शन हुआ 20 के बराबर, यानी 30 - 10, फिर 60 - 30 30, 80 - 60 20। इस तरह से हम सीमांत उत्पादन ज्ञात करते जाते हैं। औसत उत्पादन कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्शन में यूनिट्स का भाग देते हैं। यूनिट कौन सी लेंगे? जो वेरिएबल परिवर्तनशील साधन है। तो 10/10, 30/2 15, 60/3 20, 80/4 20। इस तरह से एवरेज प्रोडक्शन निकाला गया है। तो एवरेज प्रोडक्शन तो है टोटल प्रोडक्शन अपॉन एन।
और मार्जिनल प्रोडक्शन है डेल्टा टोटल प्रोडक्शन अपॉन डेल्टा एल। अब है उत्पादन की विभिन्न अवस्थाएं। इसको देखने से हमें मालूम पड़ता है, देखिए आप पहले सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है 10, 20, 30, फिर सीमांत उत्पादन क्रमशः कम होता गया और फिर नेगेटिव हो गया है। औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन में भी आप देखिए शुरू में बढ़ रहा है इस सीमा तक, फिर क्रमशः इसमें कमी आई है, लेकिन औसत उत्पादन कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। टोटल प्रोडक्शन में देखिए एक सीमा तक बढ़ रहा है, स्थिर हो गया, फिर इसमें क्रमशः कमी आई है। इसके आधार पर उत्पादन की 3 अवस्थाएं बताई गई है। पहली उत्पादन की अवस्था फर्स्ट स्टेज कहाँ होती है, जहां मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन बराबर होते हैं, वहां फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाती है। सेकेंड स्टेज यहाँ से शुरू होती है, लेकिन जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है वहाँ पर सेकेंड स्टेज खत्म हो जाती है और उसके बाद थर्ड स्टेज प्रारंभ होती है। इसको हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये वाला डायग्राम है, ओ एक्स एक्सिस पर हमने श्रम की मात्रा लेबर यूनिट्स को लिया है, ओ वाई एक्सिस पर टोटल प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन को लिया गया है। एक एक हम कर्व बनाते जाते हैं, इसके आधार पर ये और ये कॉलम लेकर हमने टोटल प्रोडक्शन बनाया है। फिर मार्जिनल प्रोडक्शन वाला कर्व बनाने के लिए एल लेबर की यूनिट्स और सीमांत उत्पादन वाली तालिका को लिया है। औसत उत्पादन के लिए हमने ये वाला और ये वाला कॉलम लेकर उसके आधार पर इन तीनों कर्व्स को बनाया है। आप इसमें देखिए शुरू में टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहाँ तक उसमें वृद्धि हुई है, फिर ये स्थिर हो गया, फिर इसमें कमी होने लगी है। मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है ए पॉइंट पर, जो कि कितने 3 यूनिट्स पर है। ए बिंदु पर ये मैक्सिमम हुआ है, वहां तक ये जो ई बिंदु है ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको बोलते हैं मोड़ का बिंदु, झुकाव का बिंदु या मोड़ का बिंदु। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पहले तक जो कुल उत्पादन है टोटल प्रोडक्शन वो बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, उसके बाद भी बढ़ तो रहा है लेकिन उसके बढ़ने की दर कम हो गई है और ये बढ़ने की दर ही एक्चुअली में एमपी होती है। ए पॉइंट तक आप देख रहे हैं एमपी बढ़ रही है, उसके बाद यहाँ तक भी बढ़ रही है, मतलब है ना एमपी पॉजिटिव है लेकिन उसमें कमी आ रही है। उसके कारण जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ तो रहा है पर घटती हुई दर से बढ़ रहा है। फिर देखिए 6 यूनिट पर एमपी 0 हो गई है, तब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पर पहुंच गया है, अधिकतम के बिंदु पर है। इसके बाद भी प्रोडक्शन जारी रहता है तो एमपी नेगेटिव हो गई है, तब टोटल प्रोडक्शन गिरने लगता है। एवरेज प्रोडक्शन इसके बाद तक बढ़ रहा है, 4 यूनिट तक बढ़ रहा है, चौथे यूनिट पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर है। उसके बाद में एवरेज प्रोडक्शन भी गिरने लगता है, लेकिन ये पॉजिटिव है और लगातार गिरता है। तो इसमें पहली स्थिति, पहली अवस्था कहाँ तक रहती है, जहाँ पर जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर होता है, वहाँ तक फर्स्ट स्टेज है। यानी इसमें एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़कर हालांकि कम हो गया है लेकिन पॉजिटिव है और टोटल प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में कोई भी उत्पादक उत्पादन करता है तो उसे लगातार लाभ प्राप्त हो रहे होते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, एवरेज प्रोडक्शन भी इसके बाद कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, पर छठी यूनिट पर ये अवस्था समाप्त हो जाती है जहां मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है और टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। ये बीच की स्थिति है सेकेंड स्टेज। इसके बाद आप देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन में कमी और गिरावट, यानी वो नेगेटिव हो जाता है, एवरेज प्रोडक्शन भी कम, टोटल प्रोडक्शन भी
कम हो जाता है। तो अब ये तीनों स्थितियों को हमने देखा। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि उत्पादक कौन सी अवस्था में रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेज में उत्पादन अभी बढ़ रहा होता है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी पॉजिटिव होता है। तो ये स्थिति में उत्पादन करना लगातार फायदेमंद होता है, उत्पादक को प्रॉफिट प्राप्त होते हैं। सेकेंड स्टेज के अंदर जब वो आता है 4 से 6 यूनिट के बीच में, तब इस पॉइंट पर छठी यूनिट पर आकर मार्जिनल प्रोडक्शन 0, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो बीच की स्टेज है, सेकेंड स्टेज, यही तार्किक स्टेज है या उत्पादन की तार्किक अवस्था है जिसमें उत्पादक मौजूद रहता है। क्योंकि थर्ड स्टेज में वो जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाने के कारण टोटल प्रोडक्शन कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में उससे हानि होने लगती है। तो उत्पादक के लिए जो अवस्था तार्किक है जिसमें उत्पादक रहकर उत्पादन करेगा, वो सेकेंड स्टेज है। उसके अंतर्गत वो 4 से 6 यूनिट्स के बीच में ये देखेगा कि कहाँ पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट यानी साधनों को की जाने वाली भुगतान राशि और साधनों से प्राप्त होने वाली आगम राशि बराबर हो जाती है। उस सीमा तक वो उत्पादन करेगा, इसके बाद उत्पादन नहीं करेगा। इसलिए हमेशा प्रोडक्शन सेकेंड स्टेज में रहकर किया जाता है क्योंकि वो ही लाभप्रद स्थिति है। थर्ड स्टेज में हानि होने लगती है, फर्स्ट स्टेज में लगातार लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए उत्पादक फर्स्ट स्टेज में नहीं रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमेशा इस पर क्वेश्चन आता है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए और ये बताइए कि उत्पादक कौन सी स्टेज में रहता है और क्यों। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।